तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का पार्ट 7 और इसका पार्ट 5 यानी कि अंतिम भाग है, ये 5वां भाग, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। लेखक का नाम रामविलास शर्मा जी। हम लोगों ने पिछले क्लास में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े। उसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 में उसका परिचय और चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा। आज का ये अंतिम पार्ट है इसका, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर आपकी किताब में दिए गए हैं उन सबको नोट करेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। पहला प्रश्न है हमारा, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? आपकी किताब का पहला प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो आप लोग अपने किताब में जब स्टार्ट किए थे पढ़ाई तो सबसे पहला ही लाइन ये मिला था कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि साहित्य के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास हो सकता है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, परंपरा के मूल्यांकन साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तीसरा प्रश्न है हमारा, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है, लेखक को मानव चेतना की आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? छठा प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? सातवां प्रश्न है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं? तो सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट करके याद कर लेंगे। कहीं कहीं पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है हार्सिन दीर्घिन में, तो उसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे। 8 नंबर है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? 9 नंबर प्रश्न है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? उसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? 11 नंबर है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? 12 नंबर प्रश्न है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। 13 नंबर, निबंध की समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। 14 नंबर प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? और लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या पर पूरा वर्णन करना इस शब्द का, कि विभाजित बंगाल से विभाजित बंगाल की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ कम है और इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो इसकी व्याख्या की गई है, थोड़ी सी बड़ी है बट काफ़ी अच्छे से किया गया है। कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक परंपरा के मूल्यांकन नामक पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों के संदर्भ इतिहास और संस्कृति परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेखक का कहना है कि जब मानव समाज बदलता है और वह अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है तो तत्व मानव समुदाय के एक जाति के रूप में संगठित करते हैं। उनमें इतिहास और संस्कृति का अद्भुत योगदान है। तो ऐसे करके 2-4 लाइन और है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें, फिर तैयार कर लें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। रटना नहीं है, अपने शब्दों में इन शब्दों का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं एक अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ।